आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे दुर्बल अम्लों के आयनन स्थिरांक यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कह रहा है आइए जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित एक दुर्बल अम्ल HX पर विचार करें। तो कोई एक वीक एसिड है HX, उस दुर्बल अम्ल के बारे में हम लोग विचार करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी भी समीकरण द्वारा अवियोजित HX एवं आयनों H+ एवं X- के मध्य स्थापित साम्य को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि HX हमारा H+ एक्वस और X- एक्वस में टूटेगा अगर जलीय विलयन में डाल दिया जाए तो। यानी कहने का मतलब है कि अगर पानी में डाल दिया जाए तो HX हमारा H+ और X- जल योजित आयन में टूट जाएगा। तो H+ और X- के मध्य स्थापित साम्य अवस्था को प्रदर्शित कैसे किया जा सकता है? HX एक्वस प्लस H2O लिक्विड, इसके इक्विलिब्रियम का साइन लगा दिया तो H3O प्लस एक्वस प्लस X- एक्वस ये बन जाएगा रिएक्शन करके। तो देखिए अगर प्रारंभ में हम देखें, जैसा पीछे हमने आपको हमेशा बताया है और फिर बता रहे हैं कि ये जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है यम, तो प्रारंभ में तो पूरा का पूरा HX है, तो इसलिए कंसंट्रेशन C है। और प्रारंभ में कोई रिएक्शन हुई ही नहीं थी, कोई उत्पाद यानी प्रोडक्ट बना ही नहीं था, तो इसलिए कंसंट्रेशन 0 है। अब देखिए कह रहा है माना अल्फा आयनीकरण की मात्रा है। अब जो है अगर हमारी अल्फा मात्रा जो है C में से अल्फा मात्रा अगर आयनित होती है, तो जैसे हम कहते हैं कि 5% आयनित होती है, तो 100 गुणे 5/100 हो जाता है। तो उसी प्रकार से मान लें कि अल्फा आयनित हो रहा है, तो अगर अल्फा आयनित हो रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे? सांद्रता में परिवर्तन M अब क्या हो जाएगा? इधर प्रारंभिक C है और चूंकि वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है, तो कुछ आयनित होगा। तो C का मान लीजिए C अल्फा भाग आयनित होता है, C अल्फा भाग आयनित होता है। तो अगर ये C में से C अल्फा आयनित हो गया तो बचा कितना? इसी को घटा दिया जाए इसमें, तो इधर देखिए प्लस C अल्फा, इधर प्लस C अल्फा, यही बना। तो बचा कितना? -C अल्फा। इधर पॉजिटिव लिख रहे हैं तो इधर निगेटिव लिख रहे हैं। तो अगर आयनन की मात्रा अल्फा है यानी आयनाइजेशन अल्फा हो रहा है, तो कंसंट्रेशन में चेंज कितना होगा? इधर -C अल्फा होगा, इधर +C अल्फा, इधर +C अल्फा। इसको कई बार हमने आपको लिखना बताया है। तो सीधी सी बात है कि प्रारंभिक जो था उसमें C अल्फा आयनित हो गया, इसी प्रारंभिक का अल्फा भाग आयनित हुआ यानी C गुणे अल्फा। मान लीजिए 5% आयनित हुआ तो C गुणे 5/100 करेंगे कि नहीं? तो उसी प्रकार से अगर अल्फा भाग आयनित हुआ तो C गुणे अल्फा करेंगे। तो ये भी देखिए 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, इसलिए सब में C का गुणा है। और अगर यहाँ कहीं 2 हो जाता तो इसमें 2C अल्फा लिखते, यहाँ 3 हो जाता तो 3C अल्फा लिखते। तो इसी प्रकार से हम लोग हिसाब से लिखते हैं कि कैसे लिखना है, वो हमने आपको पहले ही बता दिया। अब देखिए आगे देखते हैं। ये देखिए pH की वैल्यू है, तो ये आपको याद नहीं करना है।
तो साम्य सांद्रता देखिए, अब अगर साम्य में सांद्रता निकाली जाए तो सी अल्फा इधर हो गई, सी अल्फा इधर हो गई, तो जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट था यानी अभिकर्मक वो कितना बचा, प्रारंभ में सी था तो इसी में से सी अल्फा अगर हम घटा दें तो सी माइनस सी अल्फा, तो ये साम्य अवस्था में कितनी सांद्रता होगी निकल आएगी। प्रारंभ में सी है और बचा कितना माइनस सी अल्फा, तो टोटल साम्य अवस्था में सांद्रता क्या हो गई, सी प्लस माइनस सी अल्फा, तो सी माइनस सी अल्फा हो। इधर सी अल्फा है, ये भी सी अल्फा है, तो यहाँ सी हमारा क्या है, अवियोजित अम्ल HX की प्रारंभिक मोलर सांद्रता तथा अल्फा HX के आयनन की मात्रा है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो हमारा सी अल्फा है, ये सी अल्फा हमारा, ये सी प्रारंभिक सांद्रता है और अल्फा हमारी आयनन की मात्रा है, ये आयनन की मात्रा है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है सी प्रारंभिक सांद्रता है और अल्फा हमारी HX के आयनन की मात्रा है। तो देखिए कह रहा है कि इन संकेतकों का उपयोग करके हम उपर्युक्त अम्ल वियोजन साम्य के लिए साम्य स्थिरांक व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो देखिए हमें साम्य अवस्था पर सारी सांद्रताएं अभिकर्मक यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की पता हो गई, तो हम साम्य स्थिरांक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साम्य अवस्था स्थिरांक को यहाँ K माना है, क्योंकि ये दुर्बल अम्ल है इसलिए एसिड की वजह से A माना है, और जब बेस का निकालेंगे तो यहीं K भी लिखेंगे। और जब अम्ल और बेस दोनों होते थे रिएक्शन में तो हम लोग KC लिखते थे, कांस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या K इक्विलिब्रियम लिखते थे। तो कब कहाँ क्या लिखा जा रहा है इसका भी अपना महत्व है, तो इसको भी ध्यान में रख करके हम लोगों को काम करना है। तो यहाँ देखिए K इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में क्या क्या था इसको देख लेते हैं। प्रोडक्ट में देखिए ये दोनों थे सी अल्फा और सी अल्फा यानी H3O प्लस और X माइनस। तो H3O प्लस का भी कंसंट्रेशन सी अल्फा है साम्य अवस्था पर यानी इक्विलिब्रियम पर, और X माइनस का भी, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं तो सांद्रताएं यानी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाली लेंगे। तो इसको देखते हैं, और जो हमारा रिएक्टेंट यानी अभिकर्मक है उसकी सांद्रता है सी माइनस सी अल्फा। तो प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट यानी सी अल्फा गुणे सी अल्फा अपान सी माइनस सी अल्फा, इस तरह हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए K इक्वल टू सी अल्फा गुणे सी अल्फा करेगा तो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अपान सी अल्फा माइनस सी अल्फा करेगा तो सी कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। इसको देखिए इस तरह लिखेंगे सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपान सी माइनस सी अल्फा, तो ये सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपान सी कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। अब इतनी बारीकियां आप लोग समझिए, अगर इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को हम लिखने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा कोर्स ख़त्म होने में। तो इसलिए कोर्स को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा स्पीड हमको बनाना पड़ेगा। अगर किसी को ज़्यादा स्पीड से दिक्कत हो रही है तो अपने हिसाब से यूट्यूब में स्पीड को मेंटेन कर सकता है, ऑप्शन नीचे दिए रहते हैं। तो अब देखिए कह रहा है K को अम्ल HX का वियोजन या आयनन स्थिरांक कहते हैं। तो जो यहाँ पर K निकल के आया है इसको हम एसिड का वियोजन यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट कह सकते हैं। इसे वैकल्पिक रूप में हम इस प्रकार मोलरता के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अगर मोलरता के रूप में प्रदर्शित करना हो तो देखिए K इक्वल टू प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट यानी उत्पाद के मोलर कंसंट्रेशन मोलर सांद्रता अपान
अभिकर्मक की। हमने बताया था कि ब्रैकेट में बंद होने का मतलब होता है कि सांद्रता की बात हो रही है। तो इस प्रकार से हम, अगर हमें सांद्रता के बारे में बात करना है तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए, कह रहा है किसी निश्चित ताप पर, ध्यान दीजिए, निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर K का मान अम्ल HX की प्रबलता का माप है। यानी Ka जो है ये प्रबलता का माप है। जैसे pH हम लोग निकालते थे, 7 से ज्यादा होता था तो कहते थे कि विलयन बेसिक है, और कम होता था तो कहते थे एसिडिक है। तो वो pH हमारा अम्लीयता और क्षारीयता की माप थी। यहाँ पर K हमारा जो अम्ल है वो कितना प्रबल है और कितना दुर्बल है उसकी माप है। अर्थात K का मान जितना अधिक होगा अम्ल उतना ही अधिक प्रबल होगा, और Ka विमा रहित राशि है। इसमें सभी स्पीशीज की सांद्रता की मानक अवस्था 1 मोलर है। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारा Ka है ये विमाहीन राशि है। विमाहीन राशि क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे चाहे उत्पाद हों या अभिकर्मक हों, सब की सांद्रता 1 मोलर मान करके हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो निश्चित ताप पर ध्यान देना है, ये बात ध्यान देना है कि निश्चित ताप पर तभी हम बात करेंगे। K का मान HX की प्रबलता का माप है। अगर K ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा तो कहेंगे अम्ल उतना स्ट्रॉन्ग है, और K हमारा बीमा रहित राशि है जिसमें सभी स्पीशीज की सांद्रता की मानक अवस्था 1 m है। तो K हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, विमा रहित है। कुछ चुने हुए अम्लों के आयनन स्थिरांक 6.6 में दिए गए हैं। तो आयनन स्थिरांक कुछ चीज़ों के दिए गए हैं, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको दिए जाएंगे। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के लिए pH माप क्रम इतना उपयोगी है कि इसे pKw के अतिरिक्त अन्य स्पीशीज एवं राशियों के लिए भी प्रयुक्त किया गया है। तो जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है यानी H+ की कंसंट्रेशन है, ये जो है ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि pH का माप क्रम जो किया जाता है उसके लिए H+ pH = 10⁻⁻H+ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो pH निकालने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की जरूरत है, इसलिए इसका बड़ा महत्व है। इसे pKw के अतिरिक्त अन्य स्पीशीज एवं राशियों के लिए भी प्रयुक्त किया गया है। इस प्रकार pK = -log Ka। तो इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं कि pK = -log Ka। इस प्रकार लिख सकते हैं। तो pKw के अतिरिक्त pK भी हो गया -log Ka। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। आप देखिए आगे कह रहा है, अम्ल के आयनन स्थिरांक K एवं प्रारंभिक सांद्रता C ज्ञात होने पर समस्त स्पीशीज की साम्य सांद्रता तथा अम्ल के आयनन की मात्रा से विलयन की pH की गणना संभव है। तो जाहिर सी बात है कि अगर K हमें पता हो और प्रारंभिक सांद्रता C पता हो तो सारी स्पीशीज की सांद्रता तथा अम्ल के आयनन की मात्रा अल्फा एवं विलयन का pH सब कुछ हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि सारे फार्मूले एक दूसरे से संबंधित हैं। अब देखिए 6.6 में क्या है, 298 केल्विन पर चुने हुए दुर्बल अम्लों के आयनन स्थिरांक के मान दिए गए। इनको याद करके समय नहीं बर्बाद करना है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है दुर्बल वैद्युत अपघट्य की pH इन पदों से निकाली जा सकती है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, उसका अगर pH निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो पहला पद वियोजन से पूर्व उपस्थित स्पीशीज को ब्रांस्टेड लोरी अम्ल क्षारक के रूप में ज्ञात किया जाता है। तो अगर pH निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, pH में H+ और OH- की सांद्रता का उपयोग होता है।
तो चूंकि कंसंट्रेशन निकालना है तो इसलिए कह रहा है कि जब डिसोसिएशन नहीं हुआ वियोजन से पूर्व, यानी जब टूटा नहीं है आयन में कोई यौगिक, तब कोई साल्ट या कोई यौगिक, तो वियोजन के पूर्व उपस्थित स्पीशीज को ब्रांस्टेड लोरी अम्ल क्षारक के रूप में ज्ञात किया जाता है। ब्रांस्टेड लोरी का नाम क्यों ले रहा है? क्योंकि ब्रांस्टेड लोरी ने H+ यानी प्रोटॉन देने वाले को अम्ल कहा है और जो ले रहा है उसको बेस कहा है। तो H+ की बात हो रही है ब्रांस्टेड लोरी में, इसलिए ब्रांस्टेड लोरी कहा गया है, क्योंकि pH में H+ का कंसंट्रेशन ही जरूरी होता है, इसलिए ब्रांस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है। अब आगे देखिए दूसरे पद में क्या है, कह रहा है सभी संभावित अपक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखे जाते हैं। पहले ब्रांस्टेड लोरी के हिसाब से हम एसिड या बेस को ज्ञात कर लेंगे, फिर उसके लिए क्या है इक्वेशन लिखेंगे, वो भी बैलेंस होना चाहिए, संतुलित, दोनों तरफ जो स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है यानी अम्ल या क्षार जो भी है उसके पहले जो लिखा जाता है या आयन के पहले जो नंबर लिखा जाता है वो बैलेंस होना चाहिए। तो वो जो नंबर लिखे जाते हैं उनको लिख करके हम लोग उस स्पीशीज में स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को बैलेंस करेंगे। तो कह रहा है कि सभी संभावित अपक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखे जाते हैं जैसे स्पीशीज जो अम्ल एवं क्षारक दोनों के रूप में कार्य करती है। तो जो स्पीशीज यानी जो इक्वेशन है वो लिखा जाता है। तीसरे पद में क्या है, उच्च के वाली अभिक्रिया को प्राथमिक अभिक्रिया के रूप में चिन्हित किया जाता है, जबकि अन्य अभिक्रियाएं पूरक अभिक्रियाएं कहलाती हैं या होती हैं। तो जिसका के का वैल्यू ज्यादा होगा उसे प्राइमरी रिएक्शन बोलेंगे, प्राइमरी रिएक्शन के रूप में चिन्हित करेंगे, और जो बाकी होंगे उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन या पूरक रिएक्शन कहते हैं। पूरक रिएक्शन, जैसे कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ता है, पूरक परीक्षा, तो उसी प्रकार से ये पूरक अभिक्रिया है। इंग्लिश में देखते हैं, सब्सिडियरी रिएक्शन बोल रहा है, पूरक रिएक्शन को सब्सिडियरी, जैसे सप्लीमेंट्री परीक्षा हम लोग देखते हैं तो उसको कहते हैं पूरक परीक्षा हिंदी में, वैसे जब रिएक्शन की बात आएगी तो सब्सिडियरी रिएक्शन यानी पूरक अभिक्रिया मानेंगे, जो जिसका के का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसे प्राइमरी रिएक्शन, बाकी जो रिएक्शन होंगे उन्हें सब्सिडियरी रिएक्शन या पूरक अभिक्रिया कहेंगे। चौथे पद में क्या होगा, प्राथमिक अभिक्रिया की सभी स्पीशीज के निम्न मानों को सारणी के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। तो जो ये प्राइमरी अभिक्रिया हो निकल के आई जिसके लिए के की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो उसकी सभी स्पीशीज के मानों को एक सारणी में सूचीबद्ध किया जाता है, एक टेबल बना लेते हैं, उसी में सूचीबद्ध करते हैं। उसमें क्या क्या सूचीबद्ध करते हैं यानी क्रम से लिखते हैं, प्रारंभिक सांद्रता C, साम्य की ओर अग्रसर होने पर आयनन की मात्रा एल्फा के रूप में सांद्रता में परिवर्तन, और साम्य सांद्रता, जैसे अभी हमने यहाँ पर लिखा था, प्रारंभिक सांद्रता, फिर सांद्रता में परिवर्तन, फिर साम्य अवस्था में सांद्रता, 3 लिखा था। तो वही चीज यहाँ पर लिखना है उस टेबल या सारणी में, प्रारंभिक सांद्रता, फिर आयनन की मात्रा जब अभिक्रिया अग्र दिशा में अग्रसर होगी, और जब इक्विलिब्रियम प्राप्त कर लेगी तो इक्विलिब्रियम की अवस्था में क्या सांद्रता यानी कंसंट्रेशन है। और 5वें पद में क्या होगा, मुख्य अभिक्रिया के लिए साम्य अवस्था स्थिरांक समीकरण में साम्य सांद्रताओं को रखकर एल्फा के लिए हल करते हैं। अब ये वैल्यू रख करके हम लोग एल्फा निकालते हैं, एल्फा के लिए हल करते हैं, फिर मुख्य अभिक्रिया की स्पीशीज की सांद्रता की गणना करते हैं। फिर क्या करते हैं कि जो मेन रिएक्शन है उसकी कंसंट्रेशन की गणना करते हैं, और फिर 7वें पद में क्या करते हैं, पीएच की गणना करते हैं, और पीएच बराबर होता है माइनस log H+ या H3O+, जो दिया हो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ रखेंगे। तो उपर्युक्त विधि को इस समीकरण से समझाया
जा सकता है। तो देखिए ये जो सब लिखा गया है ये सिर्फ पद समझने के लिए है, बाकी तो आप जब क्वेश्चन करोगे तभी ये बातें समझ में आएंगी, ऐसे समझ में आएंगी ही नहीं। तो इसलिए क्वेश्चन करके ही समझना पड़ेगा। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग इसको समझेंगे और करेंगे। तो ये देखिए एग्जाम्पल 6.18 है, इसको करके हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि HF का आयनन स्थिरांक 3.2 × 10⁻⁴ है, आयनाइजेशन कांस्टेंट, और HF हमारा एसिड है तो जैसी बात Ka की वैल्यू दी गई है। 0.22 m विलयन में HF की आयनन की मात्रा की और विलयन में उपस्थित समस्त स्पीसीज H3O+ उपस्थित रहेगा, F- रहेगा, HF रहेगा, इनकी सांद्रता तथा pH की गणना कीजिए। तो देखिए हमको कंसंट्रेशन दे दिया है, Ka की वैल्यू दे दिया है और हमको आयनन की मात्रा अल्फा, विलयन में उपस्थित स्पीसीज की सांद्रता यानी C और pH की वैल्यू निकालना। तो देखिए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन में अभी जो हमने ऊपर पढ़ा स्टेप जो थे उन स्टेप के हिसाब से हम लोग वैसे वैसे करते चले जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले निम्नलिखित प्रोटॉन स्थानांतरण अभिक्रियाएं संभव है। तो रिएक्शन देखिए HF है तो जाहिर सी बात है कि ब्रांस्टेड लोरी की बात हो रही है। तो जब हम पानी में डालते हैं तो जो H+ देगा वो एसिड है, जो H+ यानी प्रोटॉन को ग्रहण करेगा वो बेस है, ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट के आधार पर। तो अब HF को पानी में डाल देंगे। तो HF को पानी में डाला तो ये इक्विलिब्रियम में H3O+ और F- दिया। इसके लिए K हमको दिया है 3.2 × 10⁻⁴। अब देखिए पानी है, देखिए एक बार रिएक्शन हुई कि जब HF को पानी में डाला तो कौन कौन से आयन बने, और एक बार पानी जो है उसके टूटने से कौन कौन से आयन बने। तो जब पानी की पानी टूटेगा, क्योंकि HF डाला गया है तो पानी भी कुछ टूटेगा, तो टूट करके H3O+ और OH- बनाएगा। तो देखिए ये एसिड है इसलिए K लिखा गया है 3.2 × 10⁻⁴। ये वाटर है इसलिए KW लिखा गया है। वाटर का पहला अक्षर लिया गया है W और एसिड का पहला अक्षर लिया गया है A। तो ये हो गया 1 × 10⁻14। पानी के लिए ये होता है, अभी हमने पढ़ा है, क्योंकि पानी में H3O+ और OH- होते हैं, दोनों का कंसंट्रेशन 10⁻7 और 10⁻7 होता है, 1 × 10⁻7। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 1 × 10⁻14 प्राप्त होगा। अब चूंकि K > KW मुख्य अभिक्रिया के हिसाब से, अब देखें यहाँ पर K में 10⁻4 है, KW में 10⁻14 है। तो K में 4 और इसमें 14 -10 का अंतर है, तो -10 गुना नीचे है KW, यानी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए लिखा गया है कि K > KW। तो मुख्य अभिक्रिया अब क्या हो जाएगी हमारी, HF की पानी के साथ रिएक्शन होगी तो H3O+ और +F- बनेगा, ये मुख्य अभिक्रिया। जिसका K ज़्यादा होगा उसको प्राइमरी रिएक्शन बोला जाता था और बाकी को पूरा का अभिक्रिया या सब्सिडियरी रिएक्शन कहते थे। तो मुख्य अभिक्रिया हमारी ये हो गई, क्योंकि इसके लिए K की वैल्यू इस KW से बहुत ज़्यादा है। तो प्रारंभिक सांद्रता जैसे वो दिया है स्टेप वैसे करते चले जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन करके ही आपको आएगा। सोचें उसको याद कर लें तो संभव नहीं है, और कर भी लेंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस जरूरी है। तो इसको अब जब हम करेंगे तो देखिए प्रारंभ में सांद्रता कितनी है, 0.22 मोल या 0.02 है। देखिए गलत लिखा है, इसको 0 कर लीजिए। 0.2 मोल है, यहाँ पर 0 लिखा है, 0.02 मोल। अब प्रारंभ में जब प्रोडक्ट बना ही नहीं, उत्पाद बना ही नहीं, तो ये 0 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए 0 0 लिखा है।
अब देखिए जब HF और H2O के रिएक्शन से टूट करके ये बनेगा तो सांद्रता परिवर्तन नियम कितना होगा। अब देखिए 1 मोल इसमें भी है 1 मोल इसमें है, तो अगर ये इतना है तो इसको हम 0.02 गुणे मान लीजिए अल्फा मानते हैं। यहाँ पर देखें प्लस 0.02 गुणे अल्फा प्लस 0.02 गुणे अल्फा, और इधर बचेगा कितना, जो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव हो जाएगा, माइनस 0.02 अल्फा। तो देखिए अब साम्य अवस्था पर सांद्रताएं, तो साम्य अवस्था पर सांद्रता क्या होगी, ये इतनी ही रहेगी और इधर प्रारंभिक सांद्रता में घटा दिया जाएगा। तो प्रारंभिक सांद्रता 0.02 है और इतना घटा देंगे, माइनस 0.02 अल्फा। क्यों घटाया, क्योंकि प्रारंभिक का इतना भाग प्रोडक्ट में बदल गया, तो बचा कितना, इसको घटा देंगे मूल मात्रा से तो वही आ जाएगा। तो साम्य अभिक्रिया के लिए साम्य सांद्रताओं को प्रतिस्थापित करने पर अब K की वैल्यू में अब यही रखेंगे, तो प्रोडक्ट की सांद्रता अपान रिएक्टेंट की, तो प्रोडक्ट कौन है 0.02 अल्फा गुणे 0.02 अल्फा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा अपान ये अभिकर्मक, तो 0.02 है माइनस 0.02 अल्फा, तो ये आ गया 0.02 अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा, 0.02 कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁴। सॉल्व कर लीजिए, इतना आ जाएगा। तो हमें निम्नलिखित द्विघातीय समीकरण प्राप्त होगा। तो हमको निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होगा अल्फा स्क्वायर, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो समीकरण आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1.6 इंटू 10⁻² अल्फा माइनस 1.6 इंटू 10⁻² इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे पूरे को तो ये आ जाएगा जैसे पीछे सॉल्व करते रहे। अब द्विघात पास समीकरण का जो फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था उसको लगाएंगे, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C, और वही फार्मूला लगा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा अल्फा बराबर प्लस 0.12 और माइनस 0.12। अब चूंकि अल्फा का ऋणात्मक मान संभव नहीं है क्योंकि सांद्रता ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसलिए अल्फा 0.12 हो जाएगी। तो अल्फा का मान हमारा निकल आया, तो ये अल्फा की वैल्यू हमारी निकल आई। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा भाई द्विघात पद समीकरण लगा करके। तो आप देखिए आगे क्या है, अल्फा की वैल्यू जब हमने निकाल लिया 0.12 आ गया, तो यही आयनन की मात्रा है अल्फा 0.12। तो अन्य स्पीसीज जो है जैसे HF, F माइनस और H3O प्लस की साम्य अवस्था पर सांद्रताएं क्या हो जाएंगी, चूंकि देखिए ये भी 1 मोल है, 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 बस ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर भी देखिए अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। क्यों, क्योंकि इनके पहले 1 है, तो जो अल्फा आया है इन सब के लिए एक ही होगा क्योंकि सब 1 मोल हैं। प्रोडक्ट वाले, उत्पाद वाले ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट वाले में तो प्रारंभिक का घटाना पड़ेगा तब आएगा। तो यहाँ पर देखिए H3O प्लस भी उतना ही है, F माइनस भी उतना ही है, और कितना माना गया था, C अल्फा माना गया था। तो रख दीजिए, तो देखिए C हमारा प्रारंभिक सांद्रता है 0.02 और अल्फा हमने निकाला है 0.12, तो यह आ गया 2.4 इंटू 10⁻²। अब देखिए ये C अल्फा हमने माना है, देखिए यहाँ पर ये अगर C होता, पीछे हमने क्वेश्चन किया तो था यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर निकालते थे तो C अल्फा और इधर वाला C माइनस C अल्फा होता था साम्य अवस्था पर। तो इसी प्रकार से हम आगे लिखेंगे, तो उत्पाद वाले C अल्फा और जो बचा है वो C माइनस C अल्फा, यानी ये अभिकर्मक वाला है। तो देखिए उत्पाद वाले C अल्फा हो गए, तो ये हमारा निकल के आ गया, और HF ये देखिए अभिकर्मक है तो C माइनस C अल्फा,
और C कॉमन लेंगे तो C ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा, तो ये हो गया 0.02 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.12, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0.12 है। तो सॉल्व करने पे आ गया 17.6 × 10⁻³ मोलर। अब हमें pH निकालना है, तो pH इक्वल टू होता है माइनस log H प्लस, तो ये हो गया माइनस log H प्लस की वैल्यू कितना है, ये देखिए जो H3O प्लस है, H3O प्लस कहें या H प्लस एक ही बात, तो 2.4 × 10⁻³ है। तो यहाँ पर देखिए रख दिया वैल्यू 2.4 × 10⁻³, तो pH आ गया 2.62। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 0.1 मोलर एकल क्षारीय अम्ल का pH 4.50 है, साम्य अवस्था पर H प्लस A माइनस तथा HA की सांद्रता की गणना कीजिए। एकल क्षारीय अम्ल है, यानी एक ही OH माइनस देगा। एकल क्षारीय अम्ल है, देखिए एक ही H प्लस देगा। एकल का मतलब एक H प्लस देगा। मोनोबेसिक एसिड यानी एक ही उसकी क्षारकता है, यानी एक H प्लस देगा। तो बता दिया H प्लस A माइनस और HA रहेगा, यानी HA को तोड़ करके H प्लस और A माइनस बनाना। तो कह रहा है साथ ही एकल क्षारीय अम्ल के K तथा pKa के मान की गणना कीजिए। तो देखिए pH होता है हमारा माइनस log H प्लस, तो H प्लस आ गया, तो हमें H प्लस समझना पड़ेगा क्या है। तो H प्लस जो है समझना पड़ेगा, तो कह रहा है 0.1 m एकल क्षारीय अम्ल का pH 4.50 है। तो pH बराबर माइनस log H प्लस, तो H प्लस बराबर 10⁻⁻ pH, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो गया 10⁻⁻, pH की वैल्यू दी है तो यहाँ रखा, सॉल्व करने पे आ गया 3.16 × 10⁻⁵। अब देखिए गुणा भाग अपने से बैठ करके आप लोग करिए। अगर गुणा भाग एक एक करेंगे तो बहुत समय लगेगा, और गुणा भाग तो ये मान रहे हैं कि आप लोग कर लेंगे। तो H प्लस हमारा आ गया। अब देखिए एकल क्षारीय है, यानी एक ही H प्लस देगा, तो अगर हम HA को तोड़ेंगे तो H प्लस और A माइनस बनेगा, और दोनों एक एक मोल हैं, तो जितना H प्लस की सांद्रता होगी उतना AS A माइनस की होगी। इसीलिए H प्लस इक्वल टू A माइनस लिखा है कि जितना इसकी सांद्रता है उतनी इसकी सांद्रता है, और H प्लस की कितनी है 3.16 × 10⁻⁵, तो यही A माइनस की भी होगी। अब फार्मूला हमारा होता है K इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अगर हम H प्लस को तोड़ें, HA को तोड़ें HA को, तो H प्लस प्लस A माइनस हो जाएगा। तो H प्लस और A माइनस हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम K लिखेंगे तो प्रोडक्ट कौन है H प्लस, तो H प्लस की सांद्रता A माइनस की सांद्रता अपान रिएक्टेंट HA की सांद्रता। तो वही चीज तो यहाँ लिखा है H प्लस A माइनस और HA। तो HA साम्य अवस्था पर इक्विलिब्रियम में HA की वैल्यू क्या होगी, उसी प्रकार से निकालेंगे जैसे H प्लस की कितनी आई है, H प्लस की आई है हमारे पास 3.16 साम्य अवस्था में, तो इतनी ही इसकी भी होगी A माइनस की साम्य अवस्था में। तो इसकी कितनी होगी, तो जितना प्रारंभिक होगी उसमें 3-16 घटा देंगे, तो प्रारंभिक कितना है 0.1 है प्रारंभिक। तो HA की हो जाएगी 0.1 माइनस 3.16 इंटू 10⁻⁵। इनमें भी इंटू 10⁻⁵ रहेगा, इसमें भी इंटू 10⁻⁵ रहेगा। ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम पर यानी साम्य अवस्था पर। प्रारंभिक में घटाते थे ना, इतना ऊपर हमने बताया, तो उसी प्रकार आ जाएगा। तो HA हमारा कितना हो गया 0.1, ये प्रारंभिक वाला
माइनस साम्य अवस्था वाला घटाएंगे तो 0.1 माइनस 3.16 इंटू 10⁻⁵, तो ये आ गया 0.1। देखिए लग रहा है ये ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, 10⁻⁵ है ना, तो इससे बहुत कम है। प्रारंभिक से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि टूटेगा तो प्रारंभिक जितना थोड़ा रहेगा उससे कम ही रहेगा। तो ये आ गया लगभग 0.1, क्योंकि ये बहुत कम है तो लगभग 0.1 रखा। तो k इक्वल टू हो गया h प्लस और a माइनस 3.16 इंटू 10⁻⁵, और दोनों बराबर है तो इसलिए पूरे का स्क्वायर कर दिया अपन 0.1 प्रारंभिक वाला। तो ये आ गया 1 इंटू 10⁻⁸, यानी k की वैल्यू कितना आ गई 1.0 इंटू 10⁻⁸। अब देखिए pk बराबर होता है माइनस log ka। pk का फार्मूला हमने ब्रैकेट में बंद कराया था बॉक्स में, तो pk इक्वल टू माइनस log k, तो log k की वैल्यू रख दिया यहाँ से उठा के 10⁻⁸, तो ये इधर चला है तो -8 और माइनस प्लस हो गया, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो pk कितना आ गया 8। तो इस प्रकार से हम लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब कह रहा है कि वैकल्पिक रूप से वियोजन प्रतिशतता किसी दुर्बल अम्ल की सामर्थ्य की गणना का उपयोगी मापक्रम है। तो वियोजन की प्रतिशतता दुर्बल अम्ल की सामर्थ्य कितना स्ट्रांग है, वीक एसिड स्ट्रेंथ कितनी है, उसका मापक्रम है। इसे इस प्रकार दिया गया है। तो दुर्बल अम्लों की सामर्थ्य को इस प्रकार देते हैं HA वियोजित अपान HF आरंभिक गुणे 100। HA जितना टूटा है बटे प्रारंभिक, यानी कम बटे ज्यादा गुणे 100 बार बता चुके हैं कि जब कुछ ना समझ में आए तो आंख मूंद लो, कम बटे ज्यादा गुणे 100। तो वियोजित वाला कम होगा, जो प्रारंभिक है वो ज्यादा होगा, तो कम वाला ऊपर और ज्यादा वाला नीचे गुणे 100। तो वियोजित HA की वियोजित सांद्रता बटे प्रारंभिक सांद्रता गुणे 100, तो ये आ जाएगा दुर्बल अम्ल की स्ट्रेंथ या सामर्थ्य। अब देखिए आ गया हमारा 6.20, तो इसको बॉक्स में बंद कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड, तो इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए ऐसे करके, ये ऐसे लिख के बॉक्स में बंद कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6.20 आ जाता है। कह रहा है कि 0.08 मोलर हाइपोक्लोरस अम्ल यानी HOCl के विलयन के pH की गणना कीजिए। अम्ल का आयनन स्थिरांक 2.5 × 10⁻⁻5 है। HOCl की वियोजन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो एल्फा ज्ञात करना है प्रतिशत में, और pH ज्ञात करना है, और आयनन स्थिरांक दिया है, और प्रारंभिक मोलर सांद्रता दी है। तो इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। तो HOCl कोई भी हो तो पानी में उसको पहले डालना है। तो HOCl को जब पानी में डाल दिया तो H3O+ प्लस ClO- बन गया। तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 0.08। प्रारंभ में ये प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो 0,0। अब साम्य अवस्था के लिए परिवर्तन कितना हुआ 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल, सब 1 है। तो अगर इसको x मानेंगे तो ये भी x होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव में -x। ये अब साम्य अवस्था में तो ये x है तो ये भी x रहेगा, और इधर कितना बचेगा प्रारंभ में ये -x घटा देंगे, यानी ये -x कर देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो भी माइनस रहेगा तो माइनस आ जाएगा। अब जब इतना कर लिए तो k की वैल्यू निकालेंगे, तो k इक्वल टू होता है उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकर्मक की। तो उत्पाद क्या है H3O+ है और ClO-, तो उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकर्मक क्या है HOCl, तो HOCl की सांद्रता। तो यहाँ पर देखिए ये x माना गया तो x² हो जाएगा, अपान नीचे 0.08 -x हो जाएगा। तो ये आ गया x² अपान 0.08, तो आ गया 2.5 × 10⁻⁵ k की वैल्यू सॉल्व करने में।
तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया। अभी एक्स स्क्वायर बटे 0.08 बराबर 2.5 इंटू 10⁻⁻5। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। अगर इसको 0.1 के आसपास मानेंगे तो ये 2 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर इतना है, तो एक्स बराबर आ गया अंडर रूट इसका करेंगे तो आ जाएगा 1.41 इंटू 10⁻³ H3O प्लस ही एक्स माना गया है, तो H प्लस आ गया 1.41 इंटू 10⁻³ यही ClO माइनस भी रहेगा। अगर ClO माइनस का कंसंट्रेशन माने तो ये भी यही रहेगा, क्योंकि दोनों ही एक्स हैं, तो ध्यान देना है। और अगर इसका कंसंट्रेशन निकालना हो तो 0.08 में इतना घटाना पड़ेगा, जैसा अभी पीछे क्वेश्चन हम लोग कर चुके। तो आता है वियोजन की प्रतिशतता। तो वियोजन की प्रतिशतता का फार्मूला क्या है? प्रोडक्ट कम बटे ज्यादा गुणे 100। तो कम कौन सा है? जो वियोजित टूट चुका है, तो ये टूटा है, तो 1.41 इंटू 10⁻³ ये वाला। अब देखिए वियोजन की जो प्रतिशतता है, वियोजित मात्रा बटे HOCl की वियोजित यानी डिसोसिएशन वाली सांद्रता बटे प्रारंभिक सांद्रता, और गुणे 100 होता है। तो गुणे 100 की जगह 10 की घाते 2 कर दिया, ये 100 ही है, बटे प्रारंभिक सांद्रता 0.08 ये। तो वियोजन के बाद की सांद्रता ये हो गई, बटे प्रारंभिक सांद्रता 0.08 हो गई, गुणे 100 यानी 100 की जगह 10 की घाते 2 लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ये आ गया 1.76%। तो pH, अब ये देखिए वियोजन की प्रतिशतता निकाला, या pH निकालना है, तो pH इक्वल टू माइनस log H प्लस। तो H प्लस ही x है, H3O प्लस कहें या H प्लस x है, और x हमने कितना निकाला है, ये है। तो H प्लस की जगह 1.41 इंटू 10⁻³ रख दिया, तो ये आ गया 2.85। तो ये pH निकल के आ गया 2.85। अब यहाँ पर देखिए एक चीज ये ध्यान देना है, इस पे कोई कंफ्यूजन ना हो कि वियोजन प्रतिशतता में x 2 बार है तो एक्स स्क्वायर क्यों नहीं किया। एक ही लेना है, वियोजन की सांद्रता जो है, तो एक सांद्रता लेना है, ध्यान दीजिए। HOCl की चूंकि लेना है, तो HOCl अगर एक साथ हो जाएगा तो x ही बचेगा, ये 2 नहीं रहेंगे। इसको दोनों को अगर एक साथ समझा जाए तो HOCl ही है टूटने के बाद, तो एक ही x लिखा जाएगा, इसको ध्यान दीजिए, नहीं गलती हो जाएगा। और वियोजन के प्रारंभिक तो ये है। और एक चीज ध्यान देना है, जब यहाँ पर Ka लिखा गया है तो प्रारंभिक उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकर्मक की सांद्रता। तो देखिए पानी से रिएक्शन कराई गई है, तो पानी वाली सांद्रता यहाँ नीचे नहीं लिखना है, ध्यान दीजिए, क्योंकि पानी से तो रिएक्शन कराई गई है, सांद्रता तो इसकी हमें लिखना है। तो यहाँ पर H2O का ब्रैकेट में नहीं कुछ रहेगा, ये भी ध्यान देना है। तो ये 2 चीजें हमें ध्यान देना है। अब आगे आ जाता है दुर्बल क्षारों का आयनन। इसकी स्टडी अगले लेक्चर में करेंगे, आज बस यहीं तक।